पॉलिटिकल चेंजेज इन द 18th सेंचुरी। यह अध्याय संख्या 8 है जो है पॉलिटिकल चेंजेज इन द 18th सेंचुरी। और यह अध्याय आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अपनी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान विषय के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और ये सारी बातें जो भी इसके अंदर पढ़ना है आपके बोर्ड यानी पीएसबीआई और आपके पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार ये सारी बातें लगभग हम लोगों ने पूरी कर ली है अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से। और यह कक्षा अपना आखिरी कक्षा होगा इस अध्याय का, जहां पर हम लोग बचे हुए पार्ट को, बचे हुए हिस्से को कवर करेंगे, को पूरा करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन आंसर और क्विक रिकॉल को देखते हुए यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी में कि कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन सा व्यापक बदलाव हुआ राजनीतिक तौर पर। अगर हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें हम लोगों ने हैदराबाद, अवध, बंगाल जैसे अलग अलग स्टेट्स को भी अलग अलग तरीके से देखा। हम लोगों ने यह भी देखा कि मुगलों का कैसे पतन हुआ और बाहर से ईरान और तुर्की और अलग अलग जगह से आक्रांताओं ने कैसे और भारत को लूटा। फिर हम लोगों ने देखा बुरहानुल मुल्क का कंसेप्ट, तो हम लोगों ने मुर्शीद कली खान की भी बात की। हम लोगों ने कॉमन फीचर भी देखा कि ये जो हैदराबाद राज्य हुआ करता था या फिर अवध की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, इन तीनों में समानताएं कौन कौन सी थी, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने इस चित्र के माध्यम से यह भी देखा कि ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो मिड 18th सेंचुरी में कैसा था, यानी कि अंग्रेजों का शासन 18वीं शताब्दी के मध्य तक कैसा था, वो इस चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। और यह भी हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 107 पर देखा। आगे हम लोगों ने सिख की भी बात की, हम लोगों ने राजपूत की भी बात की, हम लोगों ने मराठाओं की भी बात की, हम लोगों ने रंजीत सिंह की बात की, हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की बात की, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की बात हुई, शिवाजी महाराज की भी बात हुई और हम लोगों ने जंतर मंतर की भी बात की। और हम लोगों ने जब कक्षा को शुरू किया था तो उस समय हम लोगों ने यह भी देखा था, एक व्यंग देखा था हरिशंकर परसाई का, जो कि कहते हैं कि राजनीति में शर्म केवल मूर्खों की को ही आती है यानी कि इनका कहना है कि राजनीति में सिर्फ मूर्ख ही शर्माते हैं, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। और इस पर कौन कौन सी चीजें थी ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब इसको फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यह भी हम लोगों ने देखा है कि इसके क्या भावार्थ निकलते हैं और क्या इसका अर्थ निकलता है। अब हम लोग आते हैं अपने इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जो बचा हुआ हिस्सा है इस अध्याय का, अब उसकी बात करते हैं और देखते हैं जाट्स के बारे में। ये जो जाट होते हैं ये कौन होते हैं, ये जाट का कंसेप्ट क्या है, अब हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने मुगलों की बात कर ली, हम लोगों ने राजपूतों की बात कर ली, हम लोगों ने मराठाओं की बात कर ली, हम लोगों ने सिख की बात कर ली, हम लोगों ने हैदराबाद, बंगाल और अवध स्टेट्स की बात कर ली। अब हम लोग अंत में बात करेंगे द जाट्स की। यह पृष्ठ संख्या 108 पर है, आप लोगों के पुस्तक के अनुसार सामने यह पृष्ठ संख्या 108 दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जाट के बारे में। द जाट्स वेयर प्रोस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट। जो जाट थे वो एग्रीकल्चर पर निर्भर थे और कहें तो एक धनी एग्रीकल्चरिस्ट थे या फिर कहें तो एक धनी कृषक थे या फिर एक धनी किसान थे। यानी कि जाट जो थे वो किसान थे, बेसिक यानी कि मूलतः ये किसान थे और ये लोग धनी थे, संपन्न थे। जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर इन लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। जाट जो है वो 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, अपने आप को मजबूत किया, शक्तिशाली किया। जाट हेड्स हैड कॉन्कर्ड द एरिया बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। जाट्स ने दिल्ली और आगरा के बीच के जो क्षेत्र थे उसको कब्जे में रखा, उसको कॉन्कर किया, उस पर विजय हासिल की और उस पर अपना कुछ समय तक राज किया। पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकम द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जाट। अगर हम लोग जाट समुदाय की बात करें, जाट की बात करें तो जाट के तहत पानीपत
जो कि अभी हरियाणा में है, और बल्लभगढ़ जो अभी हरियाणा में है। भारत देश के हरियाणा राज्य का एक हिस्सा है पानीपत और एक हिस्सा है बल्लभगढ़। ये सब जाट के लिए उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर या फिर कहें तो ट्रेडिंग पॉइंट या फिर कहें तो व्यवसायिक केंद्र हुआ करते थे। सूरजमल वाज द प्रोमिनेंट जाट अंडर द भरतपुर। जो सूरजमल था या फिर कहें तो एक जाट व्यक्तित्व तो सूरजमल जो था वो भरतपुर का रूलर था या फिर कहें तो एक प्रोमिनेंट जाट रूलर था, एक बहुत बड़ा या फिर कहें तो एक महत्वाकांक्षी और एक मजबूत जाट रूलर था जो भरतपुर का था सूरजमल। और यह भरतपुर अभी भारत देश के राजस्थान राज्य का एक हिस्सा है, एक अंग है। ही हैड ए ग्रेट स्टैंडिंग आर्मी, उसके पास एक बड़ा सैन्य बल था। विथ द हेल्प ऑफ दिस बिग आर्मी ही कुड डिफाई द ग्रेट मुगल आर्मी, और अपने इस बड़े सैन्य बल के सहारे के कारण यह मुगलों के साथ भी आसानी से और अच्छे से लड़ लिया करते थे। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 109 पर। अब हम लोग करेंगे क्विक रिकॉल, क्योंकि अब हम लोगों ने जाट की भी बात कर ली, जो कि हम लोगों को अपने प्रकाशन और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जितना करना था वो हम लोगों ने बातें कर ली। अध्याय हो गया समाप्त। अब हम लोग करेंगे क्विक रिकॉल, यानी कि इन 6 बिंदुओं में हम लोग पूरे अध्याय को एक साथ फिर एक बार फिर पुनर्जीवित करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं क्विक रिकॉल पे। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 18th century Mughal empire declined and its legitimacy to rule India was questioned by fractional squabbles, secret treaties and declaration of independence by many provincial governors। यहां पर कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की तरफ चला गया, और यहां पर यह पता चला कि ये तो मुगल बेवजह के इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, बेवजह के इतना ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से हरा दिए जा सकते हैं और इनकी तो आपस में ही फूट है। यानी कि मुगलों का जो प्रसिद्धि था, उनकी जो शक्ति थी, वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सपोज हो गया 18th सेंचुरी में, जब मुगलों का पतन हुआ। औरंगजेब जो है वो उसके शासन काल में और औरंगजेब की मृत्यु के बाद माना जाता है कि मुगल काल जो है वो अपने खात्मे की तरफ चला गया, और जो अलग अलग क्षेत्र के जो मुगल राजा थे, जो भी वहां के किंग थे, उन्होंने अपना अपना क्षेत्र अपने अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। यानी कि मुगलों में टूट शुरू हो गई और अलग अलग स्टेट का भी उत्थान हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा हैदराबाद, जिसमें हम लोगों ने देखा बंगाल, और हम लोगों ने देखा अवध। आगे, इनएफिशिएंट सक्सेसर, डेक्कन पॉलिटिक्स ऑफ औरंगजेब, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर द वीक किंग, राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम। अब यहां पर कुछ कारण दिए गए हुए हैं, जो हम लोगों ने अध्याय में पहले देखा था कि कुछ कारण दिए गए हुए हैं जिसके कारण से मुगलों का पतन हुआ। तो अच्छा उत्तराधिकारी यानी कि आगे का नेता मुगलों का नहीं होना, या फिर कहें तो डेक्कन पॉलिटिक्स जो औरंगजेब ने शुरू किया था उसकी विफलता, या फिर औरंगजेब का धर्म के प्रति कट्टरपंथ, ये सारा चीज जो है इसके शासन को कमजोर करता चला गया, मुगल शासन को पतन की तरफ ले गया, और वहां के जो राजा थे वो उतना सक्षम नहीं थे कि वो अपने शासन को, अपने मुगल शासन को आगे बढ़ा सके, और इसी कारण से नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम यानी कि स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें हम लोगों ने देखा हैदराबाद, हम लोगों ने देखा अवध और बंगाल, और भी बहुत सारे अलग अलग हुए थे। एम्बिशन ऑफ पावर अमंग द नोबल क्लास ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एक अगला कारण जो लिखा हुआ है कि मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन का एक और बहुत बड़ा कारण यह था कि जो नोबल क्लास था, जो शिक्षित और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो तथाकथित ही बुद्धिजीवी या शिक्षित वर्ग था, वो भी महत्वाकांक्षी हो रहा था, उसकी भी अपनी महत्वाकांक्षा थी, वो भी शासन करना या फिर सारा कुछ चाह रहा था, जिसके कारण से मुगल एम्पायर टूट की तरफ चला गया। नादिर शाह plundered Delhi in 1739 AD and Ahmad Shah Abdali invaded India in 1761। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली विदेशी आक्रांता ने भारत में, नादिर शाह ने दिल्ली और अहमद शाह अब्दाली ने भारत, यानी कि दोनों ने भारत को अलग अलग वर्षों में लूटा। 1739 में नादिर शाह आया तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटा।
हैदराबाद, अवध, बंगाल दो नॉट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस बट दे एक्टेड इंडिपेंडेंटली। हालांकि हैदराबाद, अवध और बंगाल वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से आधिकारिक रूप पर से नहीं थे, नहीं वो आधिकारिक रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी उनका जो काम था वो मुगलों से स्वतंत्र था, अपने तरीके से करते थे। न्यू किंगडम अरोज, नए नए साम्राज्य की भी स्थापना हुई, यानी कि मुगलों के कमजोर होने के बाद सिख साम्राज्य, जाट साम्राज्य, राजपूत, भरतपुर, पंजाब, मराठा, ये सब अलग अलग छत्रप, ये सब अलग अलग साम्राज्य हुए। अब यह भी क्विक रिकॉल भी हम लोग का हो गया। अब आता है क्वेश्चन आंसर का राउंड, यानी कि क्वेश्चन आंसर की बात आती है। अब आएगा एक्सरसाइज, यहाँ पर पूछे जाएंगे आप लोगों से बहुत सारे प्रश्न, जिसका देना है आप लोगों को उत्तर। अगर कोई भी समस्या आता है उत्तर देने में, प्रश्न को समझने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी मन में प्रश्न उठता हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसमें अगर कोई समस्या आता हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीजें जो आप पूछना चाहते हैं सामाजिक या मानसिक स्तर पर, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज। पहले दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों के 4-4 विकल्प हैं, आपको देखना है सही कौन है और टिक आउट करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी 5 प्रश्न है, यहाँ पर भी खाली जगह दिए गए हुए हैं, रिक्त स्थान दिया गया हुआ है, उसकी पूर्ति करनी है। अगला ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को अलग अलग पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। सारे भी सही हो सकते हैं, सारे गलत भी हो सकते हैं। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, चारों प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 प्रश्न है और इसके उत्तर आप लोगों को 2 से 3 वाक्य में देना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक अनुच्छेद में देना है, यानी कि 5 से 6 वाक्य में देना है। और अंतिम में आता है क्रिएटिव एक्टिविटी, यहाँ पर 4 रचनात्मक कार्य दिए गए हुए हैं, पृष्ठ संख्या 110 है। ये 4 रचनात्मक कार्य दिए गए हुए हैं जिसको आप लोगों को पढ़कर करना है। कहीं पर कोई भी समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अध्याय संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तो किसी नए अध्याय की शुरुआत करेंगे।